जब रश्मि यहाँ आई थी तो बहुत डरी सहमी सी थी। बरसों से जुड़ी परेशानियां और जद्दोजहद उसके चेहरे से ही नहीं बल्कि उसकी आंखों से भी साफ साफ झलक रही थी। लगभग 21-22 साल की होने के बावजूद उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो परिपक्वता के कितने बसंत वह पार कर चुकी है। एक खौफ सदा उससे लिपटा रहता था, कोई उसके पास से भी गुजर जाए तो वह कांपने लगती थी। किसी का भी स्पर्श उसे डरा जाता था और वह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। किसी से घुलना मिलना तो दूर, उसे किसी से बात तक करना पसंद नहीं था। वह न तो कभी हंसती थी और न ही मुस्कुराती थी, बस चेहरे पर सदा एक मायूसी सी छाई रहती, मानो बेजान सी गुड़िया हो। आप जानते ही हैं कि यदि मन के अंदर खालीपन हो तो खुशी किसी भी झिर्री से झांक तक नहीं पाती। उन्हें बहुत समय लगा उसे ये एहसास कराने में कि वो यहाँ महफूज है और किसी भी तरह का अन्याय या जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। वह एक सुरक्षित जिंदगी यहाँ जी सकती है। बस एक बार काम में मन लगाने की बात है, फिर बीते दिनों के घाव अपने आप ही भरने लगेंगे। धीरे धीरे उनका प्यार और आश्वासन पाकर वह थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी। कुछ शब्दों में भाव प्रकट करती, लेकिन सिवाय उनके वह और किसी से बात करने से अभी भी डरती थी। खासकर अगर कोई पुरुष हो तो वह उनके पीछे आकर छुप जाती थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वह उन पर भरोसा करने लगी है और इस तरह बरसों से उलझी उसकी जिंदगी की गांठों को खोलने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी वो ज्यादातर उनके ही कमरे में बैठी रहती थी, या फिर वह जहां भी जाती वह उनके साथ ही रहने की कोशिश करती। जब वह पूछती कि रश्मि, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वह कहती कि ठीक है मानसी जी, आप बहुत अच्छी हैं दीदी। आप जैसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में? पीछे छूटी मेरी जिंदगी में क्या मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला? फिर उसकी आंखें छल छला जाती। मानसी उसकी पीठ थपथपाती तो उसके मायूस चेहरे पर तसल्ली बिखर जाती है। मानसी दी, फैंसी स्टोर का मालिक आया है, उसे इस बार माल जल्दी और ज्यादा चाहिए, आपके पास भेज दूं क्या? सोनिया ने आकर सूचना दी तो अपने ऑफिस में बैठी मानसी ने इशारे से उसे भेजने को कहा। नमस्ते मानसी मैडम, आपके एनजीओ में बनने वाला सामान हाथों हाथ बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अपनी लड़कियों को खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत ही सफाई से हर चीज बनाती हैं। बैत की टोकरियां, ग्रीटिंग कार्ड्स, मोमबत्तियां, टेराकोटा और पेपर मैसी की वस्तुएं और अचार पापड़ आदि बनाने में तो माहिर है ही। सच कहूं तो आपने इन बेसहारा समाज से सताई हुई लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, साथ ही साथ एक लघु उद्योग भी कायम कर दिया है। बहुत पुण्य का काम कर रही हैं मैडम आप। पूरे बनारस में नाम है आपके संस्थान का। श्याम द्विवेदी लगातार मानसी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बस कीजिए श्याम द्विवेदी जी, यह तो इन सब लड़कियों की मेहनत है जो इतनी लगन से सारा काम करती हैं। 2 बेसहारा लड़कियों को अपने घर में जब आसरा दिया था तो सोचा तक नहीं था कि कभी मैं इन बेसहारा लड़कियों के लिए कोई संस्था भी खोल सकूंगी। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि जो भी लड़की मेरी इस मानसी कुटीर में आए वह स्वयं को सुरक्षित समझे और उसकी सही ढंग से देखभाल हो। वे जो भी बनाती हैं उसी की बिक्री से तो यह एनजीओ चल रहा है। अच्छा बताइए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? श्याम द्विवेदी ने अपनी लिस्ट उनके आगे रख दी और उन्हें नमस्ते करके वहां से चला गया। श्याम द्विवेदी के जाने के बाद मानसी ने पहले जाकर रसोई घर की व्यवस्था देखी, फिर रसोई को जांचा, कच्चा सामान क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाई और वहां रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को हिदायत दी कि माल बनाने में और तेजी लानी होगी। उसके बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उनकी नजर रश्मि पर पड़ी। वह बहुत ही तन्मयता से बैंत की टोकरियां बना रही थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ आए और धीरे धीरे उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढालना शुरू कर दिया था। मानसी के कहने पर काम में दिल लगाने से उसके चेहरे पर हमेशा बने रहने वाले डर के चिन्ह थोड़े धुंधले पड़ने लगे थे। कमरे में आकर
पलकें बंद करने के बावजूद मानसी रश्मि के ही बारे में सोच रही थी। एक शाम जब वे बनारस के एक घाट से गंगा आरती देखकर लौट ही रही थी तो उन्हें एक गली में रश्मि भागती हुई दिखाई दी थी। 3 आदमी उसके पीछे थे। गली थोड़ी सुनसान थी, लेकिन वो तो बनारस की हर गली से परिचित थी। बनारस में ही तो जन्म हुआ था उनका। अब तो 50 साल की हो गई हैं वे। फिर हर रास्ते का भला कैसे न पता होता। पहले तो उन्हें लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन दिसंबर की ठंड में लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये सोचकर वह एक मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से उन्हें कोई देख न सके। रश्मि जब वहां से निकली तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और वहीं बनी एक गौशाला में घुस गई। अंधेरे में वे आदमी जान ही नहीं पाए कि रश्मि कहां गायब हो गई। वह बुरी तरह हाँप रही थी, डरी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। वह डरते हुए बोली, मुझे उन दुष्टों से बचा लीजिए दीदी, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कहीं आप भी तो उन्हीं की साथी नहीं हो। डर कर उसने अपना हाथ छुड़ाकर फिर से भागने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, चुपचाप खड़ी रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बावजूद वह आश्वस्त नहीं हो पाई थी। वह लगातार रोए जा रही थी। गौशाला के लोगों को साथ लेकर वे उसे मानसी कुटीर ले आई थी। तब उसने बताया था कि वह मथुरा की रहने वाली है और बनारस में उसे बेचने के लिए लाया गया था। एक दुर्घटना में बचपन में ही उसके मम्मी और पापा मर गए थे। चाचा और चाची को मजबूरी में उसे और उसके छोटे भाई को अपने पास रखना पड़ा। उनकी पहले ही 3 बेटियां थी। भाई के साथ तो उनका व्यवहार ठीक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उनका कमाऊ बेटा बन सकता है। लेकिन रश्मि जैसे जैसे बड़ी होती गई, चाची की मार और चाचा के ताने दिन ब दिन बढ़ते गए। 16 साल की हुई तो उसका रूप रंग दोनों निखार पर थे। उसका गोरापन और नैन नक्श दोनों ही चाचा की तीनों बेटियों के लिए जलन का कारण बन गए थे। कई बार उसे लगता कि चाचा उसे लोलुप नजरों से देखता है। बेवजह यहाँ वहाँ छूने लगा था वह। एक बार चाची तीनों बेटियों के साथ जब मायके गई हुई थी तो चाचा दुकान से जल्दी आ गए। भाई को घर का सामान लेने बाजार भेज दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी चाची लौट आई और चाचा ने उस पर ही उल्टा झूठा दोष मढ़ दिया। पति की आदतों को जानने के बावजूद भी चाची ने कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी, तो चाचा ने तब उसे एक आदमी को बेच दिया और तब से उसे जिस्म फरोशी के गंदे धंधे में धकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ न जाने कितने शहरों में उसे बेचा गया। बनारस भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, लेकिन वह भाग निकली। मानसी के यहाँ न जाने कितनी बेसहारा लड़कियां थीं, लेकिन रश्मि की मासूमियत ने उन्हें रुला दिया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था कि अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम निश्चिंत होकर रह सकती हो। बस जो भी काम तुम्हें यहाँ सिखाए जाएंगे उन्हें मेहनत से करोगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन कभी भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि तुम जिस्म फरोशी के धंधे में थी। पता नहीं बाकी लोग इसे किस रूप में लें। मानसी को खुशी थी कि रश्मि उनके यहाँ पूरी तरह से रम गई थी और अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत में उसे संभालना उसके लिए आसान नहीं था। उसके सबसे कटे कटे रहने से मानसी कुटीर की बाकी लड़कियों ने उनसे कई बार उसकी शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने उन्हें रश्मि को सहयोग और वक्त देने के लिए कहा था। तुम लोग उससे प्यार से बातें करोगे तो वह भी धीरे धीरे हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। शुरू में तो तुम सभी को भी दिक्कत हुई थी अपने अतीत को भुलाकर इस नए जीवन को अपनाने के लिए, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने बीतते बीतते रश्मि सबकी आंखों का तारा बन गई। उम्र में सबसे छोटी होने और अपने भोलेपन और मासूमियत के कारण उसने सभी का दिल जीत लिया। काम भी वह बहुत फुर्ती से करती और खाना तो इतना बढ़िया बनाती कि सबके स्वाद तंतु जागृत हो जाते। एकदम अनगढ़ रश्मि ने कितने ही कामों में महारत हासिल कर ली थी। कढ़ाई तो ऐसी करती
कि लगता था कि कपड़ों पर असली फूल पत्ते खिले हुए हैं। उसकी हंसी अब कुटीर के कोने कोने में बिखरने लगी थी। जब वह खिलखिलाती तो लगता मानो सारे गम और कड़वाहट उसके साथ ही बह गए हैं। वह 5वीं तक ही पढ़ पाई थी, इसलिए जब उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो मानसी ने उसका प्रबंध भी करवा दिया था। वह अक्सर कहती कि मानसी दी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी छत्र छाया में मेरा यह सपना अवश्य पूरा होगा। अरे रश्मि, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मानसी कुटीर की हर लड़की को एक सार्थक दिशा मिल जाए, तभी मुझे तसल्ली होगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाई हूँ। मानसी कुटीर में गुजिया, नमक पारे, मट्ठी, बालूशाही, बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फी आदि बनाने का ऑर्डर आ चुका था और सारे लोग उन्हें ही बनाने में बिजी थे। मानसी ऑफिस में बैठी उनको पैक कराने की व्यवस्था देख रही थी कि तभी 4-5 लड़कियां आकर बोली, मानसी दी, रश्मि अब यहाँ नहीं रह सकती, उसे इस पवित्र कुटीर से बाहर निकाल फेंकिए। आप नहीं जानती कि वह क्या क्या करती थी। हमें अभी अभी पता चला है, दुकानदार का जो आदमी सामान की डिलीवरी लेने आया है वह उसे पहचान गया है। वह मथुरा का ही रहने वाला है। हाँ, मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता है। फाल्गुनी नाम की लड़की जो सबसे अधिक वाचाल अर्थात सबसे ज्यादा बोलती थी, उसने मानो उन्हें चुनौती देते हुए पूछा, मानसी दी, फिर भी आपने उस जिस्म फरोशी करने वाली लड़की को यहाँ पर रख लिया? हाँ, क्योंकि इस पेशे में वह मजबूरी में आई थी, उसे धकेला गया था इसमें। अच्छा, अगर तुम्हारे कम उम्र में विधवा होने के बाद एक बूढ़े आदमी से तुम्हारा विवाह हो जाता तो क्या होता? तुम शादी से पहले भाग गई, इसलिए बच गई थी। तुम ही क्या, यहाँ रहने वाली हर लड़की किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुई है, फिर भी तुम रश्मि के लिए ऐसा कह रही हो? अभी तक तो वह तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और अब एक सच ने उसके प्रति प्यार और ममता को दरकिनार कर दिया। मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हम समाज को अक्सर इसलिए धिक्कारते हैं क्योंकि उस पर पुरुषों का वर्चस्व है, उसकी मनमानी को, जातियों को गाली देते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो, यहाँ जिन पुरुषों की वजह से रश्मि को नरक का जीवन जीना पड़ा, उन्हीं पुरुषों की करनी में तुम लोग उनका साथ दे रही हो। रश्मि अपने उस नारकीय जीवन से निकलकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है बेचारी, और तुम लोग उसका विरोध कर रही हो, उसे यहाँ से निकालना चाहती हो ताकि फिर से कोई भेड़िया दरिंदा उसका सौदा करे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इस दौरान मानसी को पता ही नहीं चला था कि कब रश्मि वहां आकर खड़ी हो गई थी। मुझे तो तुम लोगों पर गुरूर था कि मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन के साथ साथ एक सही सोच भी देने में सफल हो पाई हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी बरसों की तपस्या और मेहनत सब बेकार हो गई है। यह मानसी कुटीर क्या अपवित्र रश्मि के चले जाने से पवित्र हो जाएगी? कोई सिर उठाकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है तो हम लोग ही उसे नीचा दिखाने के रास्ते खोल देते हैं। अपने पति के अन्याय से मुक्त होकर जब मैंने इस मानसी कुटीर को बनाया था तो संकल्प लिया था कि हर दुखियारी लड़की को पनाह देकर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा दूंगी। दिन रात एक कर दिया मैंने इस प्रयास में, लेकिन आज एक ही पल में तुम लोगों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। फाल्गुनी उनसे लिपटते हुए बोली, मानसी दी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें रश्मि के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे माफी तो रश्मि से मांगनी चाहिए तुम्हें, अपने दिल के मैल उससे माफी मांगकर धो लो। फाल्गुनी नम आंखों से रश्मि से जाकर लिपट गई। फिर उसे न जाने क्या सूझा, उसने वहां पड़े सूखे गीले रंग जो वे पैकिंग की खूबसूरती बढ़ाने और पेंटिंग बनाने के लिए किया करती थी, अपनी मुट्ठी में भर लिए। उसे देखकर बाकी सभी लड़कियों ने भी ऐसा ही किया और सबने मिलकर रश्मि पर रंग छिड़कने शुरू कर दिए, मानो यह उनका उससे माफी मांगने का एक अजीबोगरीब तरीका था। रंगों की बौछारों से या खुशी से रश्मि के गाल आरक्त हो गए थे। उसे लगा कि आज उसे एक नई दिशा मिल गई है जिस पर चलकर वह अपने जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव का अब आसानी से मुकाबला कर पाएगी।
हर तरफ उड़ते प्यार और विश्वास के रंगों को देखकर मानसी दी को लगा कि वे सचमुच आज इन लड़कियों को एक सार्थक दिशा देने में सफल हो पाई हैं। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।